Assalamu alaikum ji. I hope you all are well. Guys, today our topic is Themes in Paradise Lost by John Milton. जॉन मिल्टन जो हैं इन्होंने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो कहा जाता है कि उनकी जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, जबकि कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि ही वॉज नॉट ब्लाइंड, वो ब्लाइंड नहीं हुए थे बल्कि उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। अच्छा जी, तो एक और चीज़ आपको समझाती चलूँ कि जो थीम्स होती हैं वो किसी भी वर्क का एक मेन जो है ना चीज़ होती है कि जब आपको किसी भी वर्क की थीम्स का पता चल जाता है तो समरी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप समरी को पहले देख लेते हैं, ठीक है? समरी आपने स्टार्ट से एंड तक सारी पढ़ ली जनाब, ये कैरेक्टर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नहीं। समरी से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थीम्स को समझें कि इस वर्क के अंदर थीम क्या कहती है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जो टाइटल होता है आपके, जो आप जो वर्क पढ़ने जा रहे हैं, वो टाइटल जो है वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है पूरी की पूरी स्टोरी को। तो जब आप थीम्स को देख लेते हैं, जितनी भी थीम्स हैं या चंद एक मेन आइडिया जब आप किसी चीज़ का देख लेते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि हम इस पोएम के अंदर या इस वर्क के अंदर, ड्रामा है, नॉवल है, कुछ भी है, उसके अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो थीम्स जो है वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है समझनी। अच्छा, अगर डायरेक्ट इस तरह से थीम्स का क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी नहीं आता है, लेकिन अगर आता भी है तो आपके पास डिफरेंट जो है वो कोटेशंस के साथ, डिफरेंट जो मेन फ्रेजेस होते हैं उनके साथ आता है। अब नेक्स्ट देखिए, हम देख कैसे समझ सकते हैं कि थीम्स हमें कैसे डिस्क्राइब की जा सकती हैं या थीम्स का क्वेश्चन हमसे कैसे किया जा सकता है। वो ऐसे होगा, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड, कि इंसान ने सबसे पहली जो डिसोबीडियंस की थी गॉड के साथ, वो क्या थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें आप सारी थीम्स को ऐड कर देंगे। मैन्स फॉल, इंसान का, आदमी का फॉल बताया गया है। वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसका ये मतलब होता है। ये आगे आपको मैं थीम्स के अंदर समझाती हूँ। उसके बाद हम एडम एंड ईव का कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर, कि यही मेन थीम के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको भी हम बड़े अच्छे तरीके से देख लेते हैं थीम्स के अंदर ही। सबसे जो मेजर थीम है वो है बिब्लिकल थीम है, ठीक है। बिब्लिकल मीन्स बाइबल से ली गई है ये थीम। बाइबल से स्टोरी को उठाया और इसको जो है पॉलिटिकल एलेगरी बनाकर हमारे सामने पेश किया गया, ड्रामेटिक तरीके से, बड़े ही आसान अल्फाज में, बड़े ही आसान तरीके से, एक बहुत ही क्लियर तरीके से एक कहानी बनाकर 12 बुक्स के अंदर जॉन मिल्टन ने हमें इस पोएम को प्रेजेंट किया है एक एपिक पोएम की फॉर्म में। एपिक के हवाले से आप देख लीजिएगा कि एपिक क्या है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ग्रेट होते हैं, इसकी लैंग्वेज ग्रेट होती है, इसमें जो हीरो होता है वो भी ग्रेट होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ग्रेट होते हैं। तो ये जो है ना, और एक लॉन्ग पोएम होती है, शॉर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है ना एक बहुत ही ग्रेट पोएम समझी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अच्छा, बिब्लिकल थीम्स के अंदर हम जब आगे जाते हैं तो हम क्या डिस्कस करते हैं, ज्योग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। कॉस्मोस, कॉस्मोस ये होता है जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं, किस तरह के जैसे स्काई है, हेवन है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सैटर्न को देखते हैं हम, और उसके अलावा जो सेटिंग है प्लॉट की, वो जो है ना कहाँ की गई है वो, जनाब, ये आप ये देखते हैं कि स्काई और हेवन का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, ठीक है। ये कॉस्मोस यानी नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं, रीजनरेशन देखते हैं, ठीक है। रीजनरेशन हो रही है इसके अंदर, एडम को किस तरह से उनको क्रिएट करने के बाद जो उनका फॉल दिखाया, और उसके बाद जो उनको दोबारा से हेवन में एक मकाम मिलता है, और यानी दुनिया में उनको जब भेजा जाता है, उनकी जो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, और उसके बाद हम सैटर्न का देखते हैं, सैटर्न किस तरह से
जनाब उसको उसको भी एक तरह से जो है ना फ्री फ्री विल दे दी जाती है, यानी रीजनरेशन हो रही है यहाँ पर। और जो फॉलन एंजल्स हैं वो उसके साथ हैं, लेकिन जो आप फिर देखते हैं कि जब वॉर करता है सैटर्न, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो फॉलन एंजल्स हैं वो जो है सामने आ रहे हैं और वो जीत रहे हैं, और जो गुड एंजल्स हैं वो जो है हारने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बढ़तरी किसको है? गॉड की। तो क्या हुआ कि गुड जो एंजल्स हैं वो फिर भी प्रायोरिटी में रहते हैं। हायरार्की ऑफ हेवन हमने देखी है, उसके बाद गॉड एज ए सुप्रीम मोनार्क। अच्छा, ये जब हम चीज देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमें बड़ी क्लियर जो है ना हमें नजर आती है कि एक पॉलिटिकल एलेगरी पेश कर रहा है मिल्टन, किस तरह से उसके टाइम में जब किंग को उतार दिया गया था, तो किंग को दोबारा से जनाब क्या अथॉरिटी दी गई और दोबारा से उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये जो है ना, तो बताया ये जा रहा है कि पॉलिटिकल एलेगरी से यहाँ ये मुराद है कि जो हमारे जो किंग हैं या जो कुछ भी सदर हैं या जिस तरह से भी हैं हमारे जो रूलर्स हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड के हवाले से ना, उस टाइम पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे थे, तो वो ये बताना चाह रहा था। तो जो कुछ भी है, ऑलवेज गॉड इज सुप्रीम। ठीक है, उसी की बादशाहत है, उसी का मोनार्क है, उसके मर्जी के अलावा इंसान गलती भी नहीं करता। उसकी मर्जी होती है, क्योंकि इंसान को प्री डेस्टिनेशन है कि इंसान पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है, मुकद्दर में है। आगे हम देखते हैं कॉस्मोस में, हम थ्रॉन्स देखते हैं, ठीक है, तख्त देखते हैं, पावर्स देखते हैं, दोनों जो वार जहाँ पर कर रहा है सैटर्न, ठीक है, वो पावर में अपनी पावर बनाना चाहता है और वो प्राइड में है, डोमिनियन चाहता है, ठीक है, डोमिनेंट होना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो थीम हम देखते हैं वो है जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन, कि गॉड के जो वेज हैं, यानी गॉड जो जस्टिफाई करता है मैन के लिए, वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, किस तरह से रॉन्ग नहीं हो सकता है? कि ये तो हम सबका अकीदा है, सबका ईमान है, क्योंकि इंसान को जब कोई बुरा रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से होता है, और अगर कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलता है गॉड की तरफ से, तो वो उसके गुड डीड्स की निशानी होती है, वो उसके गुड डीड्स की वजह से होता है। तो इसलिए कभी भी अनजस्ट नहीं होता गॉड किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं होती है ना, या कोई ऐसा मसला तो कुछ भी नहीं होता। तो ये सब कुछ उसके हाथ में है, उस रब के हाथ में, क्योंकि हमें जो चीज नहीं ठीक लग रही होती है, वो उसकी कोई हिकमत होती है उसमें। लेकिन जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो फिर किसी बात का शिकवा नहीं रहता है हमें, कि जनाब ये तो मेरे नसीब में लिखा जा चुका था। और इंसान को ये चीज़ बहुत ही लेट समझ आती है कि ये जो चीज़ मेरे साथ गलत हुई है, ये गॉड की तरफ से था, और इसमें उसी की एक बहुत बड़ी हिकमत रखी हुई थी, वो हमसे बेहतर जानता है। फिर नेक्स्ट जनाब हम जो चीज देखते हैं, एडम एंड ईव अथॉरिटी एंड विजडम, ठीक है, अबव एनिमल, कि एडम और ईव को एनिमल पर अथॉरिटी और विजडम की सुपीरियॉरिटी दी गई है। ठीक है, जब एडम को जो है वर्ड्स सिखाए गए, चीजों के नाम सिखा दिए गए, और तो क्या हो गया, ये सुपीरियॉरिटी होगी। सबसे बड़ी जो चीज है वो लैंग्वेज है। ठीक है, एडम को गॉड ने लैंग्वेज दी थी। अच्छा, पर्सनल लाइफ ऑफ मिल्टन यहाँ पर डिस्क्राइब हुई है। ठीक है, जैसे वो आपको इंग्लैंड का मैंने बताया कि वहाँ पर जो उनकी एक पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे थे, वो चीज़ इसमें डिस्कस हुई है। डिफेंडेड एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स वन, ठीक है, किंग चार्ल्स वन थे, उनकी जो एग्जीक्यूशन थी, उनकी जो सजाए मौत थी, उसके लिए मिल्टन ने डिफेंड किया था। ठीक है, फेल्ट गॉड वाज द राइटफुल रूलर ऑफ ऑल, यानी वो कहता है कि बादशाह बादशाह बनकर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो मोनार्की में आकर भी कुछ नहीं कर सकता, बट गॉड इज द राइटफुल रूलर ऑफ ऑल, हर चीज का रूलर कौन है? गॉड है। द एविल इज रिजल्ट ऑफ एन अपसेट ऑफ डिवाइन ऑर्डर, जो एविल होता है ना, वो
एक रिजल्ट यानी बुराई जब आपके सामने आती है तो वो बुराई का ही नतीजा होती है और वो डिवाइन ऑर्डर होता है, वो खुद से नहीं आती सामने। नेक्स्ट जो हमारी थीम बनती है वो है डिसओबीडियंस एंड रिवोल्ट। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो डिसओबीडियंस है, डिसओबीडियंस और ओबीडियंस की थीम है ना यहाँ पर, कि फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी शो किया गया है कैसे, एडम एंड ईव की फॉर्म में हमारे सामने, एंड द रिबिलियन ऑफ सैटर्न। सैटर्न जो है वो बागी हो जाता है, रिबिलियन हो जाता है कि जनाब नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। जैसे उसको सजदा करने का जब हुक्म दिया गया तो उसने नाफरमानी की और फिर उसका फॉल हुआ, तो वो क्या हो जाता है, रेबल बन जाता है। एंड हिज एंजल्स, उसके साथ एंजल्स भी होते हैं जो जिनको फॉलन एंजल्स के नाम से बताया गया यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर आप देखते हैं कि प्लॉट एंड कन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, प्लॉट एंड कन्फ्लिक्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप उसमें ये सारी चीजें ऐड करेंगे कि किस तरह से यानी प्लॉट क्रिएट किया गया और कन्फ्लिक्ट क्या था। मेन कन्फ्लिक्ट ही यही है, ठीक है। थीम्स जो है वो सारी की सारी कन्फ्लिक्ट बेस्ड है। फॉल ऑफ सैटर्न, ठीक है, सैटर्न ग्रोज जेलस। सैटर्न जो है वो जेलस हो जाता है। किस चीज से जेलस हुआ जी, कि एडम अलैहिस्सलाम को क्यों जो है उनको इस तरह से सुपीरियर करार दिया गया, और क्यों जो है वाई आई सरेंडर माई सेल्फ, मैं क्यों अपने आप को सरेंडर करूं किसी के सामने। अच्छा जी, कन्वेंसेस थर्ड हेवंस एंजल टू रेबेल। अब सैटर्न जब जेलस होता है तो वो क्या काम करता है, वो जो थर्ड हेवन होती है उसके एंजल्स को भी रेबेल बना रहा होता है, अपने साथ कन्वेंस कर रहा होता है। सिविल वॉर होती है हेवन के अंदर, और सैटर्न क्या करता है, वो करप्ट करता है ह्यूमैनिटी को, ठीक है। सैटर्न जो है ना प्लॉट एक बनाता है टू करप्ट ह्यूमैनिटी। अब ये प्लॉट वो प्लॉट नहीं है जो जमीन पर हम खरीदते हैं। सैटर्न का प्लॉट बनाने का यहाँ मतलब ये शो किया जा रहा है कि उसने एक यानी वेज बनाए, उसने जैसे ग्राउंड्स बनाए जाते हैं किसी चीज को करने के लिए, उसने क्या किया था, उसने एंजल्स को भी रिवील कर दिया था। जब आप सैटर्न की स्पीच देखते हैं ना तो वहाँ उस स्पीच में सारा वो किस तरह से बड़े बड़े वर्ड्स और किस तरह से अप्रिसिएशन और उनको एक इंस्पायरेशन दे रहा है, यानी आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पीच है ना, स्पीच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी बहुत अच्छा सा प्रिपेयर कीजिएगा, मोस्टली उस पर भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो सैटर्न क्या करता है, प्लॉट करता है टू करप्ट ह्यूमैनिटी, इंसानों को करप्ट करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। सेकंड रिबिलियन, ठीक है, फ्रॉड एंड डिसओबे, ठीक है। दूसरा क्या उसने किया था, पहला तो यही था ना, वॉर की थी उसने, करप्ट करना ह्यूमैनिटी को, और दूसरी रिबिलियन उसने, दूसरा बागीपन उसने ये दिखाया था कि उसने फ्रॉड किया था। और फ्रॉड क्या, ईव जो हवा अलैहिस्सलाम है, हवा को क्या किया था उन्होंने, सैटर्न ने ये किया कि उनको सिड्यूस किया था, ठीक है जी। उनकी ब्यूटी को प्रेजेंट किया उसने, जनाब आप बड़ी खूबसूरत हैं, और यानी ऐसी ऐसी बातें कि जनाब उनको अपने ऊपर प्राइड आना शुरू हो गया, ठीक है, कि अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू की, यानी मैं ये हूँ वो हूँ फलां फलां। तो इस चीज से वो सिड्यूस हुई और फिर उन्होंने भी यानी उसके धोखे में आकर, उसकी सिडक्शन में आकर उन्होंने उस फल को जो फॉरबिडन फ्रूट था, ठीक है, प्रोहिबिटेड फूड, वो खा लिया था। अच्छा जी, ये भी इसकी सेकंड रिबिलियन थी। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एडम एंड ईव डिसओबेइंग गॉड बाय ईटिंग द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। अच्छा, इसने क्या कहकर उनको सीड्यूस किया था, सैटर्न ने कहा कि जनाब दिस इज द ट्री ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का ट्री है जिसकी अगर तुम ये खा लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। और उसने बड़ी बातें की वहाँ उनके सामने कि आप जो है ये खाएंगी तो आपके पास जब नॉलेज आएगा, और इस नॉलेज को आपके अंदर ना आने के लिए गॉड ने आपको इससे दूर रखा हुआ है। अब देखिए ये एक गॉड की हिकमत थी ना कि अल्लाह ताला भी आजमा रहा था उस वक्त के, अ, उसी हेवन में उस दरख्त को भी रखा और एडम और ईव को भी रखा, और ये हुक्म दे दिया कि जी आपने इस फल को, इस फ्रूट की तरफ देखना भी नहीं है, इसके करीब मत जाइएगा।
लेकिन सैटर्न ने यहाँ पर सेकंड रिबिलियन ये की, फ्रॉड उनके साथ किया। अच्छा, क्रिश्चियन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दी सफरिंग्स एंड एविल इन दी वर्ल्ड। अच्छा, मेन एक और कन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्रिश्चियनिटी में ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जितनी भी सफरिंग और एविल्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वो इंसान की एडम एंड ईव की वजह से हैं, ठीक है। और इसकी जो रीजनरेशन या रिसरेक्शन करने के लिए जीसस क्राइस्ट आएंगे, ये उनकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो जो है उन्होंने अपने आप को हैंग करवा लिया था, लेकिन हम इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, और वो जो है इसी तरह दोबारा से उनका नुज़ूल होगा। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने वो एक मर्तबा एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और उसके बाद जो है वो दोबारा आएंगे दुनिया में, और अपनी उनकी जो सेल्फ सेक्रीफाइस है उसकी वजह से उनके ब्लड के जितने ड्रॉप्स गिरे थे उनके बदले में हमें आज़ादी मिल गई है, और हमें जो है ना एट द एंड ऑफ द टाइम हमें मिल जाएगी, एक निजात मिल जाएगी हमारे गुनाहों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी इंसान के का बोझ जो है दूसरा इंसान नहीं उठाएगा, कि एक इंसान अगर नेकी करता है तो उसका सवाब दूसरे इंसान को नहीं मिलेगा, उसको खुद ही मिलना है। इसी तरह अगर एक इंसान कोई सिन करता है तो उसका जो बोझ है, उसका जो वेट है, वो दूसरा इंसान नहीं उठाएगा, बल्कि उसके अपने कंधों पर होगा। गॉड्स मर्सी इन सेंडिंग हिज सन, ठीक है। अब ये सन किसको कह रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को ही कह रहे हैं वो, ठीक है, नाउजुबिल्ला, क्योंकि ये ट्रिनिटी पर बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से ये गॉड एक ट्रिनिटी मीन्स ट्रायंगल बनाते हैं कि गॉड है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, और थर्ड जो है वो, यानी ये तसलीस बनाते हैं। शोज नो मर्सी इन पनिशिंग सैटन, ठीक है। अपने जो मसीह अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्ला, जिनको ये कहते हैं कि खुदा का बेटा है, उनको भेजकर गॉड ने क्या किया? मर्सी की है, करेंगे। और पनिशमेंट जो है वो सैटन को मिली बाय नॉट शोइंग मर्सी, के ये मर्सी ना शो करने का क्या मकसद था कि गॉड ने सैटर्न को आसमान से उतार दिया था, निकाल दिया था। अच्छा, एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट जो आप कह सकते हैं कि फेमस जो लाइन है, फर्स्ट लाइंस हैं, ऑफ मैन्स फर्स्ट disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe। अब ये क्रिश्चियनिटी का जो है ना बिलीव है। फिर आगे जाके वो कहता है, आई मे एजर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये थीम बता रहा है उसके अंदर कि मैं जो है इसके अंदर क्या बयान करने जा रहा हूँ, कि गॉड के जो वेज हैं, गॉड किस तरह से इंसान के साथ जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो थीम है, फ्री विल एंड प्री डेस्टिनेशन। फ्री विल जनाब गॉड ने ह्यूमन को भी दे दी, और फिर उसके बाद सैटन को भी दे दी। अब मैन को गॉड ने टू वेज बता दी जनाब, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ये अच्छाई का है और ये बुराई का। अब ये, और उसके बाद इंसान को विजडम भी दे दी, अक्ल भी दे दी, और उस अक्ल की बेस पर इंसान उन पर चलता जाता है। फ्री विल सैटन को भी मिली और ह्यूमन को भी। अब गॉड फॉरसा द फॉल ऑफ मैन, ठीक है, गॉड ने जो है इंसान का फॉल भी हमें दिखाया। ही स्टिल डिडंट इन्फ्लुएंस एडम एंड ईव्स फ्री विल। एडम और ईव की जो फ्री विल है वो इसके बावजूद भी फ्री नहीं है, फ्री होने के बावजूद भी फ्री नहीं है। ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस, ठीक है, और उनको फ्रीली जो है ना मिली हुई है कि ओबीडियंस भी कर सकते हो और डिसोबीडियंस भी कर सकते हो, और फिर उसका एक जो अंजाम है वो भी बता दिया गया है। नेवर बिलीव्स कैल्विनिज्म। अच्छा, कैल्विनिज्म पर जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, नेवर बिलीव्स कैल्विनिज्म, प्री डेस्टिनेशन है। कैल्विनिज्म थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ कि कैल्विनिज्म एक्चुअली में क्या है। कैल्विनिज्म जो है वो इस तरह से कहा जाता है कि जो तसलीस है ना उस पर नहीं बिलीव करते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से इस्लाम के अंदर काफ़ी सारे फ़िरके बन चुके हुए हैं, इसी तरह से
वहाँ क्रिश्चियनिटी के जो मज़हब है उसके अंदर भी बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी इसका। प्रीडेस्टिनेशन को प्रेजेंट किया गया रिमेन्स फ्री बेसिकली, बट स्टिल फिट्स इनटू गॉड्स ओवर आर्किंग प्लान, यानी गॉड इंसान को फ्री किया तो है, वही बात जो आपको बताई है कि इंसान को और सैटर्न को फ्री किया तो है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान क्या है, गॉड की कस्टडी में है, ठीक है, गॉड की ओवर आर्किंग प्लान है ये। नेक्स्ट जो थीम है, सिन एंड इनोसेंस। अच्छा, सिन इज एवरीथिंग दैट ब्रेक्स गॉड्स लॉ। अब सिन जो है वो हर चीज है, हर वो चीज है जो गॉड का लॉ, अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून को जो इंसान तोड़ देता है वो सिन कहलाता है। ठीक है, इनोसेंस किस तरह से कि एक इनोसेंस जो है वो ईव की थी, ठीक है, कि वो जो है सिड्यूस हो गई, ठीक है, अपनी मासूमियत की वजह से। और इनोसेंस यानी हर वो चीज़ जो नॉलेज में नहीं थी, वो फिर यानी क्योंकि जब फॉरबिडन ट्री खा लिया तो उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें थी जो इंकशाफात में आई, ठीक है, फॉरबिडन ट्री सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ एविल ब्रिंग्स एविल इटसेल्फ। अब वो जो एविल का नॉलेज आया ना कि ये एविल है जनाब, बाद में जब पता चला कि सैटर्न ने हमारे साथ किया क्या है, इसने हमें फॉरबिडन ट्री खिलाकर बहुत बड़ी यानी गलती की है, एक एविल था ये। और पता तो पहले से भी था, लेकिन क्या हुआ कि बस बातों में आ गए, सिड्यूस हो गए, और एविल के साथ ही एविल आया। एट द एंड नो इनोसेंस लेफ्ट, ठीक है, किसी और फिर ये हुआ कि इनोसेंस नहीं थी, खत्म हो गई हर चीज की, हर चीज का जब पता चल गया। ब्रदर्स मर्डर, ठीक है, भाइयों के मर्डर हुए हो जाते हैं, डिजीजेस आ जाती हैं, सफरिंग रूल करना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट जो शो किए ना मिल्टन ने हमें पैराडाइज लॉस्ट में, वो इस थीम के ऊपर बेस कर रहे हैं। पीपल वर्शिप फॉल्स गॉड्स, ठीक है, जैसे अब फॉल्स गॉड्स कौन से थे, सैटर्न और इसके फॉलन एंजल्स जो थे, इनके साथ ही आगे आगे गॉड्स बना दिए उसने। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एविल जो इन आया है। अब आप डिफरेंट मज़ाहिब में देख लें, कुछ मज़ाहिब में जो है, अब कुछ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जिनके अंदर गॉड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, और कुछ जो है वो जस्ट एक गॉड को मानते तो हैं लेकिन आइडल वर्शिपर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि दूसरे जो और मिट्टी के बना बना के और उनको जो है पूजना, और कि ये जनाब हमारे अल्लाह ताला के सामने सिफारिशी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स गॉड्स की यहाँ पे जो है ना एक थीम बन रही है कि ओनली होप गॉड्स सन। अब होप जो यहाँ बताई जा रही है वही जीसस क्राइस्ट की रिसरेक्शन की बताई जा रही है, हु ड्रॉ गुडनेस आउट ऑफ द नॉलेज, जिसने नॉलेज के अंदर से, अब देखे ना कि जब जो मैन का फॉल हुआ तो उस वक्त नॉलेज जो आया एविल का, तो एविल फैल गया, ठीक है, नॉलेज में से एविल निकला। लेकिन जेसस जो है वो ये करेंगे कि नॉलेज में से गुडनेस को निकालेंगे, ठीक है, उसको सामने ले आएंगे, जैसे एविल सामने आ गया ना, इस तरह से गुडनेस को सामने लेकर आएंगे। एंड एक्सपीरियंस ऑफ सिन, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ सिन से और नॉलेज से, दोनों से वो गुडनेस को एक अनवील करेंगे और सामने ले आएंगे। क्रिएशन ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। अब ये जो अब जो होप और ऑप्टिमिज्म पर जो है ना एंड होता है पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है। फिर हम इन थीम्स को जो है सम अप करते हैं, गॉड्स ओमनीपोटेंस है, ओमनीसियंस एंड फ्री विल, ठीक है। फ्री विल है तो है, लेकिन एक्चुअल में जो फ्री विल है वो गॉड की अपनी है। जैसे मोनार्क की हमने बात की थी, ही इज अ सुप्रीम मोनार्क। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाट ही हैज़ टू डू, क्योंकि इंसान को पहले से हर चीज़ जब बता दी गई है तो फिर उसके बाद कोई बहाना और कोई इस तरह की चीज़ नहीं रह जाती है। वो एक अलग बात है कि इंसान गॉड गॉड ने ह्यूमैनिटी को फिर भी फ्री विल नहीं दी है। अगर ये सब कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे, तो ऐसा ये जो पॉइंट है ये रॉन्ग है। हिस्ट्री एज अ पर्पस एंड एन एंड, तो हिस्ट्री को जो है वो प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जॉन मिल्टन ने अपने टाइम पीरियड को।
प्रेजेंट किया, और फिर यानी डबल हिस्ट्री यहाँ पर चल रही है। किस तरह से अपना जो उसका टाइम है वो तो पॉलिटिकल एलेगरी शो कर ही रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एलेगरी जो सैटर्न और उसकी जो वार है ये एक्चुअल में रियलिटी में एक स्टोरी है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कुछ डिफरेंट बिलीव्स हैं और इस्लाम में कुछ डिफरेंट बिलीव्स हैं, उस चीज़ पर हम बहस नहीं करते। तो हिस्ट्री को जो है ना वो प्रेजेंट किया गया। सैटन्स रिबिलियन एंड जीसस रिसरेक्शन ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर द बाइबल एंड होली कुरान डिटेल्स, दोनों इस स्टोरी की जो डिटेल्स हैं वो बाइबल में भी मौजूद है और होली कुरान में भी। पैराडाइज लॉस्ट में बिब्लिकल थीम है, ठीक है, बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, जबकि होली कुरान जो है वो हमें तफासिर से और इस तरह की दूसरी बड़ी जो बुक्स हैं यहाँ पर एक डिटेल मिल जाती है। प्राइड एंड लस्ट, ठीक है जी, प्राइड अब किसके अंदर आ गई थी? सैटर्न के अंदर प्राइड था। फिर ईव ने भी प्राउड होकर जो है वो डिसोबीडियंस की थी, ठीक है जी। लस्ट किस चीज की थी? पावर की थी। सैटर्न के अंदर बेहद लस्ट थी पावर की, जनाब मैं जो है ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, ह्यूमन काइंड का जो ट्रीटमेंट है वो डिस्क्राइब किया गया है कि इंसान जो है जब उससे गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, ठीक है, और फिर उसको जो है क्या कैसे सजा, क्या सजा मिलती है और कैसे मिलती है। थीम ऑफ लॉस्ट है, लॉस्ट जो है बड़ी कॉमन थीम है इसके अंदर, ठीक है, कि लॉस्ट ऑफ जो है वो रैंक हो गया सैटर्न, ठीक है, फिर उसके बाद ईव भी हो गई, एडम भी हो गए, फिर सरपेंट का एक बड़ा ग्रेट जो है ना यहाँ पर रोल है, उसको भी हम आगे देखेंगे। एंड इमेज ऑफ डार्कनेस, ठीक है जी, जो इमेज ऑफ डार्कनेस है ना वो बड़ा क्लियर दिखाया गया है। अब जैसे देखें अगर आपने जॉन कीट्स को पढ़ा है, उसकी जो हाइपीरियन है उसमें भी उसने इसी तरह से ना जो उसका सैटर्न है उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है कि जी वो किस तरह से बेचारा बैठा हुआ है और मोशनलेस है, और यही कंडीशन जो है वो स्टार्ट में बिल्कुल जो है ना सैटर्न की बताई है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, कि वो भी इसी तरह बेसुध पड़ा है, लेकिन वो हिम्मत करके उठता है और स्टार्ट में जो वो उसकी स्पीच है वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से इंस्पायरेशन जो इंस्पायरेटरी जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस बड़े ग्रेट बोल रहा है, और इस तरह से ही नहीं वो जो मुर्दा पड़े हुए होते हैं फॉलन एंजल्स जो जिन्होंने सैटर्न के साथ मिलकर गॉड की डिसोबीडियंस की है, उनको जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं और वो हरकत में आ जाते हैं। ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर एविल शो किया गया है। थीम ऑफ लव एंड हेट भी है, ठीक है, कि जो थीम ऑफ लव एंड हेट इस तरह से है कि सैटर्न की जो हेट है ना वो दिखाई गई है किस तरह से, यानी उसने हेट में आकर क्या कुछ किया है। और फिर थीम ऑफ लव जो है वो एडम और ईव की फॉर्म में हमारे सामने दिखाया गया है कि वो जो दोनों हैं यानी एक एक इंसान को जो है ना एक मर्द को मुकम्मल करने के लिए जो है एक औरत को जो है उसकी पसली से पैदा किया, और जिस तरह से एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ज़मीन जो है कुछ भी नहीं थी, ज़मीन जो है सूरज की रोशनी पड़ने पर मुकम्मल की हुई है। तो यही हिसाब इन एक मर्द की ज़िंदगी का भी है। थीम ऑफ प्राइड शो किया गया है, ये इसको हमने बड़ा अच्छा पीछे डिस्कस किया है। थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस, के जो थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस इस तरह से हमें शो की गई है कि जैसे अभी रैंकिंग की हमने बात की थी कि रैंक जो है वो ख़त्म हो गया था, और फिर उसके बाद जिस तरह ब्रदर्स मर्डर होता है ये सारी चीज़ें, तो जो पॉलिटिकल एग्री में अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से जो किंग था जिसकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी, और एक तरफ से कुछ लोग थे, दो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे इंग्लैंड में उस टाइम पे, कि कुछ कह रहे थे कि जो किंग है ना सदर रहना चाहिए, किंग होना चाहिए, अथॉरिटी किंग की होनी चाहिए, और दूसरे जो कह रहे थे यानी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और वो जो है ना यानी एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है थीम ऑफ लॉस है, और फिर उसके बेटे को बेटा जो है उस किंग का भाग गया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से भाग गया था, और जो पीछे जो किंग था उसको मार दिया गया था, और जो जिन लोगों ने किंग की तरफदारी की थी उनको भी बड़े बुरे तरीके से यानी अ, उल्टा लटका कर उनको मारा गया था, उनको यानी मर्डर उनका कर दिया गया था। तो मिल्टन तो एक नामी ग्रामी आदमी था, इसको तो चले
जो जानने मानने वाले थे लोग, उन्होंने किसी तरह से बचा लिया था। ये भी हामी था किसका, किंग का। तो इस तरह से ये थीम ऑफ इनोसेंस, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी एक जो इनोसेंस खूबसूरती थी ना वो खत्म कर दी गई। अ, और वो किस तरह से हम देखते हैं, वो इस तरह से हमें बताई गई कि जो है ना, गॉड ने जब एडम और ईव को जब जमीन पर भेजा, ठीक है, अर्थ पर जब भेजा कि जाएं और अब अपना जो है बनाए, जिंदगी जो है अपनी खुद बनाएं और ये करें वो करें, तो वो जो है ना फरिश्तों से ये कहा कि जो जमीन की खूबसूरती है उसको जरा कम करके आओ। तो ये जनाब थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस यहाँ पर एंड होती है। ये जो है बड़ी बेसिक और जनरल मेन थीम्स थी। और अब देखें कि पूरी जितनी भी 12 अगर उसने बुक्स लिखी हैं मिल्टन ने, तो कोई एक चीज़ तो नहीं उसने पकड़ के बैठनी होगी ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है, बुक 1 और 9 में। ठीक है, तो जनाब होप सो कि आपको अच्छी सी समझ आई होंगी थीम्स। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सी एक बनाऊंगी कैल्विनिज्म को आपको समझाने, ठीक है, उसको वो समझानी है चीज़ के कैल्विनिज्म पर बिलीव नहीं करता है मिल्टन। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लर्निंग साइट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में लाजमी 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 कमेंट कीजिए अपनी राय का, अपनी ओपिनियन का, जो आपकी सजेशंस हों ज़रूर इजहार करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी इजहार कर